सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे आपका फर्स्ट लेसन ही। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं आपका लेसन फर्स्ट के पोएम कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन थे मुख से ये भी हो चुका है, हमारा लेखनी वाला भी हो चुका है पार्ट। सेकंड पार्ट भी हो चुका है हमारा, खाली रिक्त स्थान भरिए। थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका है, कविता के अनुसार मिलान कीजिए। आगे हमारा फोर्थ कुछ शब्दों में ये वाले क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ वाक्यों में। तो बेटा हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, चांदी की दीवारों से कवि का क्या तात्पर्य है। तो बेटा चांदी की दीवारों का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि ये अमीर लोगों के घरों से है जिनके पास बहुत सारा पैसे होते हैं। तो उनके घरों में जो आदमी गरीब आदमी है उसकी किस्मत क्या होती है, कैद होती है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, चांदी की दीवारों से कवि का तात्पर्य यह है कि जो अमीर लोग हैं उनके घरों में आदमी की किस्मत कैद होती है, यानी उनके जो रुपये पैसे हैं उसमें क्या होती है, कैद हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे स्वयं को क्रांति का दूत क्यों कहते हैं। अब देखो जो बच्चे हैं वो अपने को क्रांति का दूत क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें जो इच्छा शक्ति होती है वो बड़ों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और जो बच्चे होते हैं वो थोड़े जिद्दी भी होते हैं, कभी हार को स्वीकार नहीं करते। तो उनमें शक्ति होती है कि वो हिंदुस्तान को भी बदल दे। ये उनकी एक तरह से दृढ़ शक्ति है, उनकी इच्छा शक्ति है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, बच्चे स्वयं को क्रांति का दूत क्यों कहते हैं। बच्चे स्वयं को क्रांति का दूत इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों की इच्छा शक्ति बड़ों की तुलना में बहुत अधिक होती है। बच्चों में ऊर्जा का संचार बहुत होता है। बच्चे कभी भी हार स्वीकार नहीं करते। वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे अपने बल से कार्य से हिंदुस्तान को बदल देंगे या बदल सकें। तो बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आगे है थर्ड, अगर यह न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसका आंसर लिखने से पहले क्योंकि यहाँ पे पंक्ति की व्याख्या पूछी है तो पहले हम कविता का और कवि का नाम लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यह पंक्ति गोपाल दास नीरज की कविता हम बच्चे हैं तो क्या से ली गई है। इस पंक्ति में बच्चे कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान बदलने के लिए जितने भी तरीके अपनाए इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और तरीका अपनाएंगे, परंतु सचमुच यह हिंदुस्तान बदलकर छोड़ेंगे। अब कहने का क्या मतलब है, अब वो हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। कहते हैं अगर उनके द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से भी काम नहीं चला तो वे हार नहीं मानेंगे बल्कि और कुछ नया सोचेंगे ताकि वो हिंदुस्तान में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनको दूर कर सकें। तो बेटा आगे है हमारा क्वेश्चन, मेरे विचार से। अब इस कविता में बच्चे क्या क्या बदलना चाहते हैं, ये देखो वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि इस कविता में बच्चे क्या बदलना चाहते हैं, यानी जो देश में फैली हुई जो बुराइयां हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो बुराइयां क्या हैं, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो फैली हुई है इन सबको वो क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस कविता में बच्चे हिंदुस्तान को बदलने के साथ साथ जो हमारे देश में फैली पुरानी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं उसको बदलना चाहते हैं। वे देश में फैली गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और देश में शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं और सबको उनकी योग्यता के अनुसार काम देना चाहते हैं। आगे देखो बेटा क्वेश्चंस हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन आपने स्वयं लिखना है, ये आप अपने विचार लिखोगे इस क्वेश्चन में। तो आगे मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, नई क्रांति से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या हमारे देश को इसकी आवश्यकता है। अब देखो नई क्रांति से कवि का तात्पर्य क्या है, यानी देश में जो फैली हुई बुराइयां, बेरोजगारी, गरीबी, अन्याय हो रहा है तो इन सब का विरोध करने से है।
तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? नई क्रांति का तात्पर्य अन्याय का विरोध करने से है। क्या हमारे देश को इसकी आवश्यकता है? हाँ, हमारे देश को इसकी आवश्यकता है, ताकि जो हमारे देश की जो स्वतंत्रता है और समानता है वो बनी रह सके। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये आपके यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो आगे आपका भाषा और व्याकरण। इसमें देखो पहले पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची मैंने आपको ग्रामर का शब्द भंडार में आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई थी कि पर्यायवाची क्या होते हैं। देखो पर्यायवाची, देखो जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पर्यायवाची। उन्हें हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्यायवाची की जगह समानार्थी शब्द लिखा जाता है, तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है बेटा। तो जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो बेटा आगे हैं आपका जैसे दुनिया। दुनिया को हम जग भी बोलते हैं, जगत भी बोलते हैं, संसार भी बोलते हैं। ऐसे ही भगवान है, भगवान को हम ईश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही पहाड़ है, पहाड़ को हम पर्वत, गिरी, नग ये सब बोलते हैं। ऐसे चाँद है, चाँद को हम चंद्रमा, शशि, सोम। ठीक है। ऐसे ही घर है, घर को हम क्या बोलते हैं? गृह, सदन, भवन, आलय। तो जहाँ पर एक शब्द के समान अर्थ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आगे आपका इस कविता में द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण पहचान कर लिखिए। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होते हैं? जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों की ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपकी कविता में से ही छांट कर लिखना था, ढूंढ कर लिखना था। तो आपकी कविता में दिया हुआ है तीर कमान, आंधी तूफान, गलियों बाजार। तो बेटा ये जो बुक वर्क है ये आपका बुक में ही फिल करना है आपने। आगे जो बुक वर्क है वो आपका खुद का करने वाला है। तो ये जो बुक वर्क है ये आप बुक में फिल करोगे, और जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं बेटा वो आपने फेयर नोटबुक पर करने हैं, राइट करने हैं आपने। तो ओके बेटा।